शियांग टिंग टिंग, होश में आओ। मैडम यान ने ठंडे स्वर में बीच में ही टोकते हुए कहा। मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें ये जो लगता है कि केवल नव्या में ही शियांग जेनलांग की झलक दिखाई देती है, उसका कारण यह है कि केवल नव्या ही शियांग जेनलांग की असली संतान है। शियांग टिंग टिंग काफ़ी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। उसका दिमाग मैडम यान द्वारा कहे गए इन शब्दों से पूरी तरह सुन्न हो गया था। इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? मैडम यान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। जिस पिता का तुम इतना सम्मान करती हो वह एक राक्षस है। और तुम्हारा जैविक पिता, मैं खुद भी नहीं जानती कि वह कौन है। हाँ, अगर ऐसा है तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि नव्या इतनी अच्छी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। शियांग टिंग टिंग अनजाने में ही पीछे हट गई। उसे बस इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। अब तुम समझ गई कि मैं शियांग जेनलांग से इतनी नफरत क्यों करती हूँ, है ना? मैडम यान ने कहा और फिर धीरे से हंस पड़ी। उनकी मुस्कान में गहरा दुख और नफरत छिपी हुई थी। माँ, आप ऐसा झूठ कैसे कर सकती हैं? मैं पिता की बेटी कैसे नहीं हो सकती? अगर आप पिता से नफरत करती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? शियांग टिंग टिंग ने अपना सिर हिलाया, अनजाने में ही कुछ कदम पीछे हटी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगर यह सचमुच कड़वी सच्चाई थी तो वह सच में नहीं जानती थी कि इसका सामना कैसे करे। मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं, इसका जवाब तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानती हो। मैडम यान ने धीमे स्वर में कहा। मेरी आंखें तुम्हारी उस बहुत अच्छी नौवीं बहन ने ही फोड़ी थीं। तुम मानो या न मानो, यही सच है। नहीं, शियांग टिंग टिंग, सच्चाई को स्वीकार करो। मैडम यान ने बड़ी क्रूरता से इस सच्चाई को दोहराया। उस समय जब मेरी शादी शियांग जेनलांग से हुई थी तो उसने कभी मुझे छुआ तक नहीं था। उसने मुझे अपने भ्रमजाल से सम्मोहित कर दिया और न जाने कहां से किसी गैर मर्द को लाकर मेरे पास भेज दिया और मैं एक खूबसूरत सपना देख रही थी। हाँ, अंत में ये सब सिर्फ एक भद्दा मजाक साबित हुआ। नहीं, शियांग जेनलांग की उस औरत को छोड़कर बाकी सभी पत्नियां और उपपत्नियां सिर्फ सजावट का सामान हैं। मुझे सच में समझ नहीं आता कि उस औरत में ऐसा क्या खास था। मैडम यान को मैडम किंगनिंग की हर मुस्कान और हाव भाव याद आ गया और उनके मन में अभी भी नफरत की आग धधक रही थी। वह, जो एक देश की राजकुमारी थी, असल में एक ऐसी अनाम मूल की औरत से हार गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? शियांग टिंग टिंग फूट फूट कर रोने लगी और वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। यही सच है, तुम्हारा ये तथाकथित बहनों वाला प्यार एक मजाक के सिवा और कुछ नहीं है। नव्या को ये सब पहले से पता था, लेकिन उसने इसे छिपा कर रखा और तुम्हें दया की भीख के रूप में ये तथाकथित बहन का प्यार देती रही। उसके इरादे कितने दुर्भावनापूर्ण हैं। केवल तुम ही इतनी मूर्ख थी जो उसके धोखे में आ गई और सचमुच उसे अपनी बहन मान बैठी। मैडम यान ने कहा। शियांग टिंग टिंग, अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो नव्या सच में तुम्हें बर्बाद कर देगी। जब से उन्हें पता चला था कि शियांग टिंग टिंग शियांग जेनलांग की बेटी नहीं है, मैडम यान शियांग जेनलांग से नफरत करने लगी थी, लेकिन वह शियांग टिंग टिंग से भी उतनी ही नफरत करती थी, क्योंकि उनके लिए शियांग टिंग टिंग कलंक का एक जीता जागता सबूत थी। जब भी वह शियांग टिंग टिंग को देखती थी, उन्हें अपने उस घोर अपमान की याद आ जाती थी और यह एहसास सच में बेहद दर्दनाक था। नहीं, नौवीं बहन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। शियांग टिंग टिंग ने सिर हिलाया, अपनी नाक से कुर्री और अपने दिल की भावनाओं को ठीक से शब्दों में बयां नहीं कर पाए। बेशक वह करेगी, मैडम यान ने डांटा। इसीलिए तुम इतने सालों तक हमेशा ध्वंस और जुल्म सहने की हकदार रही हो। नव्या तुम्हें जरा सी दया दिखाती है और तुम उसे बहन का प्यार मान बैठती हो। कितनी नादान हो तुम। अब जब उसने मेरी आंखें फोड़ दी हैं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब से तुम्हें अपना रास्ता खुद तय करना होगा। तुम समझ जाओगी, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। खैर, मैं थक गई हूँ। अब तुम जा सकती हो। अपनी बात पूरी करने के बाद मैडम यान ने एक गहरी सांस ली, अपना हाथ हिलाया और शियांग टिंग टिंग को जाने के लिए कह दिया। शियांग टिंग टिंग ने अपने आंसू पोंछे, खड़ी हुई, जमीन पर गिरा हुआ कटोरा उठाया और भावहीन चेहरे के साथ बाहर निकल गई। सच्चाई एक चाकू की तरह है जो गहराई तक और लगभग हड्डियों को चीरते हुए उतर गई थी। ये बहुत क्रूर है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। याओयुआन में नव्या के वापस आने और नहाने के बाद पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। को रात का खाना लेकर आए और नव्या ने लतिका, लिंगलोंग और को अपने साथ बैठकर खाने के लिए कहा। भोजन के दौरान उसने अग्नि आत्मा पशु को भी बाहर निकाल लिया और उसे इनाम के तौर पर खाने के लिए कुछ हड्डियां दीं। अग्नि आत्मा पशु के मन में भारी नाराजगी भर गई थी। असल में वह हड्डियां खाना ही नहीं चाहता था। के खाना पकाने के हुनर में और भी निखार आ गया है। खाना खत्म करने के बाद नव्या ने अपने भरे हुए पेट को पकड़ते हुए के खाना पकाने के कौशल की तारीफ की, जिससे खुशी से खिल उठी। तुम अपनी साधना के कौशल को अपने खाना पकाने जितना अच्छा कब बना पाओगी? फिर कुमारी को तुम्हारी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लतिका ने चिढ़ाते हुए कहा।
साधना के स्तर के बारे में सुनते ही को र का सिर दर्द से फटने लगा। नहीं, मैं साधना छोड़ना चाहती हूँ। मेरी प्रतिभा सच में इतनी अच्छी नहीं है। कुमारी ने पिछली बार मुझे कुछ आसान से दांव पेंच सिखाए थे, लेकिन मैं अभी भी उन्हें नहीं सीख पाई हूँ। को र ने अपनी चॉपस्टिक्स का एक सिरा दांतों तले दबा लिया। वह बेहद परेशान लग रही थी। कुमारी शायद बहुत व्यस्त रहती हैं। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें सिखाऊं? लिंगलोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं सीखना। को र ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। लिंगलोंग के साथ इतना समय बिताने के बाद वह सचमुच उससे डरने लगी थी। उदाहरण के लिए, जब कुछ गमलों को सजाने की बात आती तो लिंगलोंग जिद पर अड़ जाती कि उन्हें बिल्कुल सीधी लाइन में रखा जाए, थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं। को र लिंगलोंग की इस आदत को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहती थी। मजाक है क्या? अगर वह लिंगलोंग के मार्गदर्शन में साधना करती तो लिंगलोंग पक्का उसे पागल कर देती। लिंगलोंग, कृपया इसे बख्श दो। नव्या को र के बचाव में उतरी। उसे सच में लगता था कि को र साधना के लिए नहीं बनी है, इसलिए उस पर दबाव न डालना ही बेहतर था। इसके अलावा अब वे को र की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम थे। कुमारी सबसे अच्छी हैं। को र नव्या के पीछे छिप गई, लिंगलोंग को जीभ चिढ़ाई और बहुत प्यारी लग रही थी। तुम बस कुमारी के संरक्षण का फायदा उठा रही हो। लतिका हंस पड़ी। को र ने एक बड़ी सी मुस्कान दी और नव्या के और करीब खिसक गई और लतिका तथा लिंगलोंग को बड़े गर्व से चिढ़ाने लगी। लतिका और लिंगलोंग ने को र की इस बचकानी हरकत पर बेबस होकर अपना सिर हिलाया। कुमारी, मैंने सुना है कि युद्ध राजकुमार आज बहुत ही शानदार और दबंग लग रहे थे। आप तो उन पर पूरी तरह से फिदा हो गई होंगी, है ना? को र ने नव्या के कंधे को कोहनी मारी और फिर से गपशप शुरू कर दी। नव्या बेबस होकर मुस्कुराए। कभी कभी इन बातों की चिंता करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम कुछ और मिठाइयाँ बना लिया करो। अरे, वह बात अलग है। राजकुमार कितने लेजेंडरी हैं। ये सोचकर ही कि आपने, कुमारी, सच में उनका दिल जीत लिया है, मेरे मन में आपके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। को र ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और ख्यालों में खो गई। नव्या ने अपनी आंखें घुमाईं। वह पूरी तरह निशब्द थी। मुझे लगता है कि मैंने आंगन के दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनी। को र हंसी, फिर अचानक उसकी हंसी रुक गई और उसने उलझन भरे स्वर में कहा, खट खट खट। को र के चुप होने के बाद उसने स्पष्ट रूप से दरवाजे पर एक और दस्तक सुनी, इसलिए वह जल्दी से दरवाजा खोलने चली गई। लतिका और लिंगलोंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे सोच रही थीं कि इतनी रात गए यहाँ कौन आ सकता है। एक पल बाद को र ने आकर सूचना दी, कुमारी, चौथी कुमारी आई है। चौथी बहन? नव्या भी उलझन में पड़ गई। शियांग टिंगटिंग इतनी रात गए यहाँ क्यों आएगी? नव्या अभी सोच ही रही थी कि शियांग टिंगटिंग अंदर आ गई। ये देखकर कि नव्या, लतिका और लिंगलोंग सभी वहां मौजूद हैं, उसने कोमलता से कहा, मुझे माफ करना, नौवीं बहन, जो मैंने इतनी रात को तुम्हें परेशान किया। चौथी बहन, इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। आओ और बैठ जाओ। नव्या ने मुस्कुराते हुए शियांग टिंगटिंग का स्वागत किया। शियांग टिंगटिंग ने सिर हिलाया और नव्या के बगल में बैठ गई। को र, लतिका और लिंगलोंग ने जल्दी से मेज पर बचा हुआ खाना साफ कर दिया। शियांग टिंगटिंग को अंदर ही अंदर नव्या की इस जीवनशैली नौकरों के साथ बैठकर खाने से सख्त घिन आ रही थी, लेकिन ऊपर से उसने खुद को शांत बनाए रखा। नौवीं बहन, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। काफ़ी देर तक संघर्ष करने के बाद शियांग टिंगटिंग ने आखिरकार नव्या से माफ़ी मांगने के लिए अपनी चुप्पी तोड़ी। माफ़ी? चौथी बहन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शियांग टिंगटिंग को माफ़ी मांगते सुन नव्या हैरान रह गई। शियांग टिंगटिंग ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और कहा, मेरी माँ ने हमेशा तुम्हें निशाना बनाया है और तुमने केवल मेरी वजह से उनकी जान बख्शी। शियांग टिंगटिंग बेवकूफ़ नहीं थी। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि नव्या की सिफारिश के बिना मैडम यान महल से जिंदा बाहर नहीं निकल पाती। चौथी बहन, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। मैडम यान मुझे निशाना कैसे बना सकती हैं? नव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। इसके अलावा जो बीत गई सो बात गई। चौथी बहन, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने केवल शियांग टिंगटिंग की वजह से मैडम यान की जान बख्शी थी, वरना मैडम यान की हरकतों को देखते हुए न केवल वह उन्हें आसानी से नहीं छोड़ती, बल्कि सम्राट जिंगक्सुआन भी निश्चित रूप से उन्हें नहीं बख्शते। आखिरकार सम्राट जिंगक्सुआन महल में इतने बड़े बवाल को हाथ पर हाथ धरे कैसे देख सकते थे? नौवीं बहन, जब तुम्हारे कमरे में कई जहरीले सांप निकले थे तो मैं जानती थी कि मेरी माँ तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे माफ़ कर दो। शियांग टिंगटिंग ने उलझन और आत्मग्लानि महसूस करते हुए अपना सिर झुका लिया। कभी कभी उसे लगता था कि वह सचमुच बहुत कायर है और नव्या की इस नेकी और दयालुता के लायक नहीं है। चौथी बहन, जो हो गया उसे भूल जाओ। तुम हो और मैडम यान हैं। तुम्हें उनकी खातिर बार बार मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। नव्या ने धीरे से सांस ली।
वह जानती थी कि उसके लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा। वह ये भी जानती थी कि शियांग टिंगटिंग ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, शियांग टिंगटिंग ने रुंधे हुए गले से कहा। उसे बहुत कुछ कहना था, लेकिन इस वक्त उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। नव्या ने आगे बढ़कर शियांग टिंगटिंग का हाथ थाम लिया और बहुत कोमलता से कहा, ठीक है चौथी बहन, हम बहनों को अब ये सब बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ का मामला खत्म हो चुका है, उनका अच्छे से ख्याल रखना, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। शियांग टिंगटिंग का दिल भर आया और उसने सिर हिला दिया। वह असल में ये पूछने वाली थी कि क्या शियांग जेनलांग ही उसके जैविक पिता हैं, लेकिन अब वह ये नहीं पूछना चाहती थी। उसने सोचा, अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बीच खून का रिश्ता है या नहीं, इससे क्या होता है। भले ही नव्या सब कुछ जानती थी, फिर भी नव्या उसे अपनी बहन मानने के लिए तैयार थी, तो फिर वह इन राज को खोलकर सब कुछ क्यों खराब करे। कुमारी ठीक उसी समय को र अपने हाथ में एक पत्र लिए कमरे में दाखिल हुई। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं चौथी बहन से बात कर रही हूँ? नव्या ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसके लहजे में थोड़ी शिकायत थी, लेकिन गुस्सा बिल्कुल नहीं था। को नव्या के इस सख्त मगर नर्म दिल वाले स्वभाव की आदी हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कुमारी, मेरे हाथों में जो है वह राजकुमार का लिखा हुआ पत्र है। जाहिर है मुझे इसे जल्द से जल्द आपकी सेवा में पेश करना था ताकि आप इसे पढ़ सकें। तुम बहुत मीठा बोलती हो। नव्या ने आगे बढ़कर पत्र ले लिया और शियांग टिंगटिंग से बचने या छिपाने की परवाह किए बिना उसे तुरंत खोल लिया। पत्र में केवल कुछ ही शब्द लिखे थे, जिफेंग पवेलियन, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? नव्या ने पत्र पर लिखे शब्दों की ओर इशारा करते हुए भौहें सिकुड़ी और लतिका से पूछा। ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार ने आपको एक पिकनिक पर बुलाया है। इस पत्र में लिखा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। मार्च का महीना वसंत की सैर के लिए बिल्कुल सही समय है। वसंत की सैर? क्या फुर्सत और शाही शौक है। नव्या सचमुच शौर्यवर्धन की इन हरकतों से हार चुकी थी। खुद को शिकायत करने से नहीं रोक पाए। कुमारी, आप सचमुच रोमांस बिल्कुल नहीं समझती हैं। राजकुमार ने आपको वसंत की सैर के लिए आमंत्रित किया है। जाहिर है वह आपसे मिलना चाहते हैं और आपको घुमाने ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप हैं कि शिकायत कर रही हैं। नव्या बेबस होकर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। इस शौर्यवर्धन ने तो पहले ही उसके आसपास के सभी लोगों का दिल जीत लिया था। जाना कब है? पत्र में किसी समय का जिक्र नहीं था, तो उसे कैसे पता चलेगा। ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरे महीने की 10 तारीख को। अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। राजकुमार ने यह भी कहा है कि मैं, लतिका, लिंगलोंग और वह दूसरा लड़का भाई क्यूयू भी एक साथ जा रहे हैं। नव्या ने निशब्द होकर अपना सिर हिलाया, फिर शियांग टिंगटिंग की ओर मुड़ी और प्रस्ताव दिया, चौथी बहन, क्या हम साथ चलें? राजकुमार ने तुम्हें बुलाया है, क्या मेरा तुम्हारे साथ जाना अनुचित नहीं होगा? शियांग टिंगटिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। कोई बात नहीं। नव्या ने अपना हाथ हिलाया और कहा, तो फिर ये तय रहा। मैं उस दिन लतिका को तुम्हें लेने भेज दूंगी। वसंत की सैर के लिए बाहर जाने का ऐसा मौका कम ही मिलता है, इसलिए बेशक हमें साथ चलकर मजे करने चाहिए। ठीक है फिर, शुक्रिया नौवीं बहन। शियांग टिंगटिंग ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा। उसे लगा कि वह सचमुच बहुत खुशकिस्मत है कि उसे ऐसी अच्छी बहन मिली है। तुम बहुत दयालु हो बहन, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। कुमारी, अब शहर का हर कोई आपसे बहुत जलता है। ने दीवानों की तरह कहा। राजकुमार ने आज आपके पक्ष में खड़े होकर जो बातें कहीं, वे कितनी दबंग थीं। अब ये बात पूरे शहर में फैल चुकी है। कुमारी, ये युद्ध राजकुमार सचमुच बहुत आकर्षक हैं। अब से आपको थोड़ा दबाव महसूस होने वाला है। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। नव्या ने अपना चाय का कप उठाया और चाय की एक चुस्की ली। शियांग टिंगटिंग ने उत्सुकता से पूछा, राजकुमार ने क्या कहा? वह ये जानने के लिए भी बहुत उत्सुक थी कि हमेशा सबसे अलग थलग रहने वाले युद्ध राजकुमार आखिर किस तरह की भावनात्मक बातें कहेंगे। कुछ खास नहीं। नव्या बोलने ही वाली थी कि ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हमारी कुमारी की खातिर। राजकुमार ने छठी कुमारी को पीट पीट कर मरवा डाला। युद्ध राजकुमार ने कहा कि जो कोई भी उसके लिए दया की भीख मांगने की हिम्मत करेगा, वह उनका दुश्मन माना जाएगा। नव्या ने को घूर कर देखा। ये लड़की सच में बहुत ज्यादा बोलती है। शियांग टिंगटिंग के चेहरे के भाव बदल गए। म्याओ म्याओ मर चुकी है। नव्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी, फिर सिर हिलाया और कहा, हाँ वह मर चुकी है। राजकुमार ने उसे पीट पीट कर मार डालने का आदेश दिया था। ने बड़े गर्व से कहा, राजकुमार छठी कुमारी का इस्तेमाल एक उदाहरण के तौर पर कर रहे हैं, ताकि ये देख सकें कि क्या भविष्य में कोई और हमारी कुमारी को परेशान करने की हिम्मत करेगा। तो बात यह है। शियांग टिंगटिंग हैरान रह गई और भावनाओं से भर गई। नव्या का साथ देने वाले ऐसे असाधारण व्यक्ति के होते हुए ये कहना ही पड़ेगा कि नव्या सच में बहुत खुशकिस्मत है।
तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। बाहर जाओ, नव्या ने अपनी भौहें सिकुड़ी और थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। उसे हमेशा यही लगता था कि इस समय शियांग टिंगटिंग के सामने ये बातें कहना कुछ हद तक दिखावा करने जैसा था, खासकर तब जब शियांग टिंगटिंग का मूड खराब था, जबकि वह खुद इतने अच्छे मुकाम पर थी। ये स्वाभाविक था कि शियांग टिंगटिंग को एक तरह का अंतर और मायूसी महसूस होगी। ने अपना सिर झुका लिया, अपना मुंह ढक लिया। उसे एहसास हो गया था कि उसने गलत बात कह दी है, और वह चुपचाप वहां से बाहर निकल गई। चौथी बहन, की बकवास पर ध्यान मत दो। राजकुमार ने मेरी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि मेरी उनसे सगाई हुई है। आखिरकार मेरा परेशान किया जाना उनकी अपनी इज्जत का सवाल है, नव्या ने शियांग टिंगटिंग को समझाया। तो क्या तुम राजकुमार को पसंद नहीं करती हो? शियांग टिंगटिंग ने धीमे स्वर में पूछा। पसंद? नव्या ने बस इतना कहा, मैं सिर्फ एक शांतिपूर्ण जिंदगी की कामना करती हूँ, इसके अलावा मेरी और कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं है। लेकिन राजकुमार तुम्हें पसंद करते हैं। शियांग टिंगटिंग को बड़ी उलझन हुई। अगर राजकुमार तुम्हें पसंद नहीं करते तो वे तुम्हारी इतनी मदद क्यों करते? चौथी बहन, दिल के मामलों में भला कौन पूरे यकीन के साथ कुछ कह सकता है? शायद वे मुझे अभी पसंद करते हों, लेकिन मुमकिन है कि बाद में उनकी पसंद बदल जाए, नव्या ने कहा। चलो इन सब बातों को छोड़ो, इनमें कभी कोई निश्चितता नहीं होती। ठीक है, तुम भी थक गई होगी, इसलिए मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। शियांग टिंगटिंग खड़ी हो गई। मैं अब वापस जा रही हूँ, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। नव्या भी उठी और उसने शियांग टिंगटिंग को बाहर तक विदा किया। जब वह वापस लौटी तो नव्या ने देखा कि दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी, और उसने उसके माथे पर एक हल्की सी चपत लगा दी। ने अपना माथा सहलाया और मायूस होकर कहा, आपने मुझे क्यों मारा? मैंने तुमसे कहा था ना कि इतना ज्यादा मत बोला करो, नव्या ने अवाक होते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस सच कह रही थी। राजकुमार तो लगातार बड़बड़ाती रही, लेकिन नव्या की एक तीखी नज़र मिलने के बाद वह चुपचाप खामोश हो गई। चौथी बहन का मूड पहले से ही खराब था। क्या तुम ये सब मेरे दिखावे के लिए कह रही थी? कितनी बेवकूफ़ी है, नव्या ने निराश होते हुए कहा। ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, मेरी गलती थी। तो कुमारी, क्या आप अभी भी मुझे वसंत की सैर पर लेकर चलेंगी? नव्या ने पर अपनी आंखें घुमाईं। इस लड़की का इमोशनल इंटेलिजेंस और IQ सच में बहुत कम है। तीसरे महीने के 10वें दिन नव्या और उसका समूह गांव की ओर वसंत की सैर पिकनिक पर निकला। शुयंग सुबह सुबह ही कई बधियों के साथ शियांग हवेली के गेट पर इंतजार कर रहा था। नव्या और अन्य लोग सूरज उगने के बाद ही हवेली से बाहर निकले। लतिका शियांग टिंगटिंग को लेने गई और वे दरवाजे पर नव्या, लिंगलोंग और रत से मिले। आज का मौसम सच में बहुत सुहावना था, खिली हुई धूप और खिले हुए फूल इसकी शोभा बढ़ा रहे थे। क्यू कहाँ है? नव्या ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे क्यू कहीं नजर नहीं आया, इसलिए उसने पूछा। लतिका ने जवाब दिया, भाई क्यू, मैंने उन्हें सुबह से नहीं देखा है, पता नहीं वे कहाँ चले गए। मैं यहाँ हूँ। अचानक क्यू की आवाज़ गूंजी और फिर वह सीधे नव्या और बाकी लोगों के सामने आ उतरा, जिससे शियांग टिंगटिंग बुरी तरह चौंक गई। नव्या पूरी तरह निशब्द थी। क्या तुम इस तरह रहस्यमयी ढंग से प्रकट होना और गायब होना बंद कर सकते हो? तुम तो मुझे डरा ही दोगे। क्यू भी अवाक रह गया। माफ़ करना, मुझे इसकी आदत हो गई है। जब वह शियांग जेनलान के साथ था तो वह हमेशा परछाइयों में छिपा रहता था, और अब भी वैसा ही है। अब से जब तक कोई विशेष आवश्यकता न हो, तुम्हें परछाइयों में छिपने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें हर समय मेरी रक्षा करने की भी जरूरत नहीं है, नव्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। बस एक आम इंसान की तरह जिंदगी जियो। क्यू के होंठ फड़फड़ाए। एक आम इंसान की जिंदगी आखिर होती कैसी है? कुमारी नव्या, महामहिम ने मुझे यहाँ काफ़ी देर से इंतजार करने के लिए भेजा है। कृपया बग्घी में बैठें, कुमारी नव्या, शुयंग ने आगे बढ़ते हुए आदरपूर्वक कहा। नव्या ने सिर हिलाया। शुयंग, तुमने बहुत मेहनत की है। तुम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे होगे, है ना? ज़्यादा समय नहीं हुआ, और वैसे भी कुमारी नव्या का इंतजार करना मेरा कर्तव्य है, शुयंग ने सिर झुकाते हुए सम्मानपूर्वक कहा। नव्या वहां से निकलने ही वाली थी कि उसे पीछे से फिर एक आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो शियांग जिनजिन एक जवान लड़की के साथ हवेली से बाहर आ रही थी। जब शियांग जिनजिन ने नव्या को देखा तो वह पल भर के लिए रुकी। हालांकि उस लड़की ने कठोर चेहरे के साथ कहा, देखो तो यहाँ कौन है? ये तो नव्या है। शियांग जिनजिन ने उस लड़की की तरफ देखा, उसे मना करते हुए अपना सिर हिलाया, और फिर नव्या की तरफ मुड़कर बोली, क्या नौवीं बहन और चौथी बहन बाहर जा रही हैं? मेरी चचेरी बहन और मैं भी वसंत की सैर के लिए निकलने ही वाले हैं। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? कोई ज़रूरत नहीं है, नव्या ने रूखेपन से मना कर दिया। जब भी वह शियांग जिनजिन को देखती थी उसे झुंझलाहट और गुस्सा ही आता था।
बड़ी बहन, आप भी कमाल करती हैं। आपकी दयालुता पूरी तरह बेकार है। बगल में खड़ी लड़की ने उपहास करते हुए कहा। चलो हम अपने रास्ते चलते हैं और इन्हें नज़रअंदाज करते हैं। ये बहुत परेशान करने वाले लोग हैं। शियांग जिनजिन ने अपनी बाहें सिकुड़ी और उसका चेहरा उदास लग रहा था। अरे चलिए भी, लड़की ने असंतोष जताते हुए शियांग जिनजिन को खींचते हुए कहा। नव्या ने उन्हें जाते हुए देखा और वह और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। उसने को र की ओर मुड़कर पूछा, वह कौन थी? वह तो ये भी नहीं जानती थी कि वह कौन थी, फिर भी वे इतनी सटीकता से उसका नाम कैसे पुकार सकती थीं? कुमारी, आप उनसे पहले नहीं मिली हैं। वह मंत्री शियांग की बेटी शियांग मेंगलुओ हैं, को र ने नव्या को समझाया। रिश्ते के हिसाब से देखा जाए तो वह आपकी चचेरी बहन लगती हैं। ओह, तो ये शियांग शियांग वाला ही मामला है। नव्या समझ गई। मेंगलुओ के इस रूखे और बदतमीज व्यवहार से नव्या को काफ़ी नाराजगी हुई। हालांकि वे लोग सिर्फ बातें बनाने में माहिर थे और जब असली लड़ाई की बात आती थी तो उनमें लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। वे तो उसकी प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक भी नहीं थीं। नव्या ने इस बारे में सोचा और इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह मुड़ी और अपनी बग्घी की तरफ चल दी। चौथी बहन, आओ मेरे साथ एक ही बग्घी में बैठो। चलो चलें। नव्या खुद आगे बढ़ी और साथ में शियांग टिंगटिंग को खींचना नहीं भूली। शियांग टिंगटिंग ने सिर हिलाया और नव्या के साथ बग्घी में चढ़ गई। जब सभी महिलाएं बग्घी में सवार हो गईं, तो शुयंग ने उन्हें प्रस्थान करने का आदेश दिया। इस समय शौर्यवर्धन पहले से ही जिफेंग पवेलियन में उनका इंतजार कर रहे थे। जिफेंग पवेलियन जियून पीक की चोटी पर स्थित है और तियानिक्सिन शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। हर साल वसंत के मौसम में शहर के युवा पुरुष और महिलाएं वसंत की सैर के लिए जियून पीक आते हैं और इसी बहाने जियून पीक की प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद भी लेते हैं। कहा जाता है कि हर साल जब वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं तो जियून पीक की आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक घनी हो जाती है। जो लोग साधना के शौकीन होते हैं वे साधना की ऊर्जा को अवशोषित करने और अपनी साधना में आने वाली बड़ी बाधाओं को पार करने में मदद पाने के लिए यहाँ आना पसंद करते हैं। जियून पीक की भौगोलिक स्थिति काफ़ी जटिल है, लेकिन पहाड़ की तलहटी से सीधे जिफेंग पवेलियन तक जाने के लिए एक सड़क बनी हुई है। इस सड़क पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जिससे राहगीरों के लिए प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना आसान हो जाता है। जब नव्या और अन्य लोग वहां पहुंचे तो शौर्यवर्धन पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उसने दूर से ही शौर्यवर्धन को झील के किनारे खड़े हुए देखा। झील के किनारे खड़े विलो के पेड़ हवा में झूल रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी खूबसूरत पेंटिंग के भीतर उतर आए हो। नव्या और बाकी सभी लोग मंत्रमुग्ध से रह गए। उन्होंने केवल यही सुना था कि सुंदरियां किसी पेंटिंग की तरह खूबसूरत होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई पुरुष भी किसी पेंटिंग जितना ही शानदार लग सकता है। शौर्यवर्धन को एहसास हुआ कि नव्या आ चुकी है। उन्होंने अपना सिर घुमाया और उनकी नज़रें नव्या से जा मिलीं। उनका मूल रूप से ठंडा और तेज चेहरा तुरंत कोमल हो गया और वह अनजाने में ही नव्या की तरफ बढ़ने लगे। लतिका और बाकी लोगों ने तुरंत हल्की हंसी बिखेरी और को र ने तो शरारत करते हुए नव्या को आगे की तरफ धक्का भी दे दिया। नव्या ने अपनी बाहें सिकुड़ी और को र को घूर कर देखा। ये लड़की भी ना नन्ही हुआन र, यहाँ आओ। शौर्यवर्धन नव्या से कुछ ही दूरी पर रुके और उन्होंने हाथ हिलाकर उसे बुलाया। नव्या थोड़ी देर के लिए रुठी रही, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी तरीके से आगे बढ़ी और शौर्यवर्धन को अपना हाथ थमा दिया जिससे वह उसका हाथ थाम सकें। फैंगलिंग, जो कुछ गार्ड्स के साथ एक तरफ छिपी हुई थी, वह भी अपने लोगों के साथ आगे आई और शुयंग तथा अन्य लोगों के साथ खड़ी हो गईं। फैंगलिंग ने तालियां बजाते हुए कहा, राजकुमार और नव्या को अकेले साथ में जाने दो, हम बाकी लोग अपनी मर्जी से जहां चाहें जा सकते हैं। बिल्कुल, शुयंग ने बार बार सिर हिलाया। लेकिन लिंगर, तुम समूहों को कैसे बांटने की सोच रही हो? लड़कों और लड़कों में या लड़कियों और लड़कियों में बांटने में कौन सी बड़ी बात है? फैंगलिंग ने शुयंग की तरफ आंखें घुमाईं। शुयंग ने तुरंत अपनी बाहें सिकुड़ी और कहा, लिंगर, क्या तुम्हारा ये तरीका बहुत ज़्यादा अनुचित नहीं है? हम सभी पुरुषों का एक साथ रहने का क्या मतलब है? तो तुम क्या चाहते हो? राजकुमार और नव्या एक जोड़ा हैं, लेकिन हम में से बाकी लोग तो नहीं हैं। फैंगलिंग ने अपनी बाहें सिकुड़ीं। अगर तुम चाहो तो हम भी एक जोड़ा बन सकते हैं। शुयंग ने तुरंत अपनी इच्छा जताई। फैंगलिंग ने उसे देखकर आंखें घुमाईं। तुम्हें अपनी डार्क फ्रेग्रेंस को ढूंढने जाना चाहिए। शुयंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ये लड़की भी ऐसी बात क्यों उठाई जिसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? लतिका और अन्य लोग हंसे बिना नहीं रह सके और यहाँ तक कि क्यूई भी मुस्कुरा उठा। शियांग टिंगटिंग ने सभी को देखा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी भावना थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी तरह उनके इस समूह में फिट नहीं बैठ पा रही थी। उनके आपसी मेलजोल को देखकर उसे सिर्फ जलन और ईर्ष्या महसूस हो रही थी। शियांग टिंगटिंग की दासी शियाओ लान ने शियांग टिंगटिंग की आस्तीन खींचते हुए कहा, कुमारी, क्या हमें आसपास टहलना चाहिए?
मैंने सुना है कि यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है और ज़्यादातर लोगों को यहाँ आने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, शियांग टिंगटिंग ने जवाब दिया, दूसरों की तरफ सिर हिलाया और शियाओ लान के साथ एक तरफ चल दी। को र ने जल्दी से याद दिलाते हुए कहा, चौथी बहन, हम थोड़ी देर में यहीं मिलेंगे, भूलना मत। ठीक है, मैं नहीं भूलूंगी। शियांग टिंगटिंग ने मुड़कर को र को बड़े कोमल स्वर में जवाब दिया। को र ने शियांग टिंगटिंग को जाते हुए देखा और वह आह भरे बिना न रह सकी, चौथी बहन का स्वभाव कितना अच्छा है। लतिका ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, जब तक वह कुमारी के साथ अच्छा व्यवहार करती है तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्वभाव कैसा है। को र ने थोड़ा उलझन में पड़कर लतिका की तरफ देखा। लिंगलोंग ने प्रस्ताव दिया, चलो सब लोग टहलने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। और वे सब आगे बढ़ने लगे। दूसरों को भी यह विचार अच्छा लगा और वे उनके पीछे पीछे चल दिए। शौर्यवर्धन नव्या को एक पगडंडी के रास्ते पहाड़ के ऊपर ले गए। जब नव्या ने मुड़कर देखा तो उसने पाया कि बाकी सभी लोग गायब थे और वह अवाक रह गई। वे सब क्यों चले गए? नव्या ने मायूस होकर कहा, क्या मेरा तुम्हारे साथ होना काफ़ी नहीं है? शौर्यवर्धन ने अपना सिर घुमाया और नव्या की ओर देखते हुए कोमलता से कहा। उनकी ये बातें सुनकर नव्या निशब्द रह गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि शौर्यवर्धन की बातें अब और भी ज़्यादा रुमानी होती जा रही थीं। उसे लगा कि कुछ समय बाद शायद वह इन बातों की पूरी तरह आदी हो जाएगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि यहाँ वसंत की सैर के लिए बहुत से लोग आए होंगे? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? नव्या ने सिर घुमाकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे एक भी इंसान नजर नहीं आया। इसके अलावा रास्ता भी बिल्कुल सुनसान लग रहा था, जिसने नव्या को उलझन में डाल दिया। ये दूसरा रास्ता है, शौर्यवर्धन ने समझाया। एक पगडंडी। नव्या ने शक भरे लहजे में पूछा, क्या ये रास्ता काम करेगा? उसे सचमुच इस बात पर शक था कि क्या ये सुनसान रास्ता चोटी तक जाता भी है। कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा, शौर्यवर्धन ने उसके कान में फुसफुसाते हुए आगे कहा, यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। नव्या पूरी तरह उलझन में पड़ गई और कुछ पल के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। जब उसे आखिरकार समझ आया कि वह क्या कह रहे थे तो वह शर्म से पानी पानी हो गई। शौर्यवर्धन दिन ब दिन और भी ज्यादा बेशर्म होते जा रहे थे। शौर्यवर्धन, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि पिछले 20 सालों में तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत नहीं आई? नव्या ने भौहें सिकुड़ी और शिकायत करते हुए पूछा। मुझे पूरा यकीन है। शौर्यवर्धन ने सिर हिलाया। क्या हुआ? र को मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास? नव्या ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, मुझे तो यह विश्वास है कि तुम बहुत अनुभवी हो और लोगों के साथ फ्लर्ट करने में बेहद माहिर हो। वह इसलिए क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ तुम पर है, इसलिए मैंने ये सब बिना किसी गुरु के ही सीख लिया। शौर्यवर्धन धीरे से हंस पड़े। नव्या ने फिर शौर्यवर्धन के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। यह आदमी वाकई बहुत बेशर्म था। आसपास का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। जियून पीक में पेड़ बहुत हरे भरे और घने थे और पत्तों के बीच से छनकर आती धूप जमीन पर चितकबरे साए बना रही थी। घास के बीच में कुछ अनजान जंगली फूल पूरी चमक के साथ खिले हुए थे। नव्या की नज़र एक हल्के नीले रंग के फूल पर पड़ी। अनजाने में ही उसने शौर्यवर्धन के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और उस फूल की तरफ चल दी। जब उनके हाथ खाली हुए तो शौर्यवर्धन को एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, लेकिन नव्या को उधर जाते देख वह भी उसके पीछे पीछे चल दिए। नव्या उस छोटे से फूल के सामने उकड़ू बैठ गई और बड़े गौर से उसे देखने लगी। रुचि है? शौर्यवर्धन ने पूछा। नव्या ने सिर हिलाया। ये डार्क मून एज्योर है, जो 7वें स्तर की गोलियां बनाने के काम आने वाली एक औषधीय जड़ी बूटी है। हालांकि मेरे गोली बनाने का कौशल अभी केवल 3रे स्तर पर है, लेकिन मैं अंततः 7वें स्तर तक पहुंच ही जाऊंगी। तो इसे अपने साथ ले लो। तुम इसे हुआनजू में रख सकती हो, शौर्यवर्धन ने कहा। नव्या ने फिर से अपनी बाहें सिकुड़ी और शौर्यवर्धन की ओर देखते हुए कहा, शौर्यवर्धन, आखिर तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? हुआनजू? मैं तुमसे क्या छिपा रहा हूँ? शौर्यवर्धन ने ऐसे कहा जैसे उनके साथ अन्याय हुआ हो। नव्या ने अपना हाथ बढ़ाया और शौर्यवर्धन की बांह पर चिकोटी काटी, लेकिन दुर्भाग्य से काफ़ी देर तक चिकोटी काटने के बाद भी वह कुछ न कर सकी और उल्टा अपने ही हाथ में दर्द कर बैठी। मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रही हूँ। नव्या ने झुंझलाते हुए फिर से डार्क मून एज्योर की तरफ देखा और उसके बगल की मिट्टी खोदने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शौर्यवर्धन तुरंत दूसरी तरफ गए और डार्क मून एज्योर को खोदकर निकालने में नव्या की मदद करने की पेशकश की। नव्या ने शौर्यवर्धन को नज़रअंदाज किया और डार्क मून एज्योर को खोदने के बाद उसे सीधे हुआनजू में फेंक दिया और इसे संभालने की जिम्मेदारी कियानशुन को सौंप दी। क्या हुआ? शौर्यवर्धन ने देखा कि नव्या बिना उन पर ध्यान दिए आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसका पीछा किया और उसका हाथ थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? नव्या ने नाराजगी जताते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह, मैं तुमसे नफरत करती हूँ।
नव्या ने शौर्यवर्धन का हाथ झटक दिया और खुद ही आगे बढ़ गई। ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। शौर्यवर्धन के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नव्या रुकी और मुड़कर शौर्यवर्धन की तरफ देखा। बोलो। जैसे ही शौर्यवर्धन कुछ समझाने वाले थे, एक आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। क्या ये कुमारी नव्या और युद्ध राजकुमार नहीं हैं? जब शौर्यवर्धन ने मुड़कर शांतगुआन्यान और गोंगज्यू को देखा तो उनका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। नव्या ने आवाज की दिशा में देखा और अनजाने में ही अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह इन दोनों से फिर कैसे टकरा गई? ये शांतगुआन्यान था जिसने आवाज दी थी। वह और गोंगज्यू नव्या और शौर्यवर्धन के पास आ गए। शांतगुआन्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इत्तेफाक है कुमारी नव्या, हम फिर मिल गए। युवा मास्टर शांतगुआन और चौथे मास्टर गोंग एक साथ सैर पर निकले हैं, इसलिए राजकुमार और मैं आपके मजे में और कोई खलल नहीं डालेंगे। विदा, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा और शौर्यवर्धन का हाथ खींचते हुए आगे बढ़ गई। शांतगुआन्यान का चेहरा तुरंत उतर गया और उसने एक उदास भाव से गोंगज्यू की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम दोनों के चेहरे इतने ही परेशान करने वाले हैं? तुम्हें क्या लगता है? गोंगज्यू ने चिढ़ते हुए पलटकर जवाब दिया। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हम दोनों इतने खूबसूरत हैं, हमें इस तरह नापसंद नहीं किया जाना चाहिए। शांतगुआन्यान बेहद निराश था। वह इतना आकर्षक था, फिर भी उसे नापसंद किया गया। क्या इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है? बोरिंग। गोंगज्यू ने शांतगुआन्यान को रूखा सा जवाब दिया और वहां से चल दिया। शांतगुआन्यान पूरी तरह से चकरा गया था। आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो उसके साथ ऐसा हो रहा था? यहाँ तक कि गोंगज्यू भी उससे इतना क्यों चिढ़ रहा था? ये देखकर कि गोंगज्यू काफी दूर निकल चुका है, उसने जल्दी से हाथ हिलाया और पुकारा, मेरा इंतजार करो। इस रास्ते में इतने सारे मोड़ और पगडंडियां थीं, फिर भी वह इन सब के बीच नव्या और शौर्यवर्धन से टकरा ही गया। उसने सोचा कि यह निश्चित रूप से किस्मत ही होगी, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक बहुत ही बुरी किस्मत थी। नव्या ने काफी देर तक शौर्यवर्धन का हाथ थामे रखा और फिर उसे छोड़ दिया। शौर्यवर्धन का मिजाज अब काफी अच्छा था, कम से कम वह साफ तौर पर देख सकते थे कि नव्या उन्हीं के पक्ष में थी। तुम यहाँ भी लोगों से टकरा सकते हो। ऐसा लगता है कि तुमने जो रास्ता चुना है वह कुछ खास अच्छा नहीं है। नव्या खुद को उन्हें चिढ़ाने से नहीं रोक पाए। शौर्यवर्धन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तुम मुझे जो बताने वाले थे उसका क्या तुम वह नहीं बताने वाले हो? शांतगुआन्यान के बीच में आ जाने से नव्या लगभग उस महत्वपूर्ण बात को भूल ही गई थी। अब जब उसे याद आया तो उसने जल्दी से पूछा। वह जानना चाहती थी कि शौर्यवर्धन उससे क्या छिपा रहे थे। जब मैं तुम्हें ये बताऊं तो तुम गुस्सा नहीं करोगी? शौर्यवर्धन ने सबसे पहले नव्या को सचेत किया। तुम्हारे बताने के बाद ही हम इस पर बात करेंगे, नव्या ने बिना पिघले हुए कहा। वह शौर्यवर्धन द्वारा बिछाए गए जाल में नहीं फंसना चाहती थी। कौन जाने शौर्यवर्धन उससे क्या छिपा रहे थे। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उसे पूरी बात जाननी थी। शौर्यवर्धन ने लाचारी से एक सांस छोड़ी और कहा, दरअसल शुनहुआन पेंडेंट मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। और कुछ? यह एक जोड़ा है, आधा तुम्हारे लिए और आधा मेरे लिए, शौर्यवर्धन ने समझाया। हाँ, इसका अंदाजा मैंने भी लगा लिया था। जब से उसे शुनहुआन पेंडेंट मिला था वह जानती थी कि यह उसका केवल एक आधा हिस्सा है और दूसरा आधा हिस्सा शायद शौर्यवर्धन के पास ही था। लेकिन इसका मतलब क्या है? शुनहुआन पेंडेंट हुआनजू में प्रवेश करने की चाबी है, चाहे वह तुम्हारा आधा हिस्सा हो या मेरा, शौर्यवर्धन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। एक चाबी? तो तुम्हारा मतलब है? नव्या हक्की बक्की रह गई और शौर्यवर्धन को घूरने लगी, लेकिन वह लगभग जान चुकी थी कि शौर्यवर्धन का क्या मतलब था। क्या शौर्यवर्धन का मतलब यह है कि वह भी हुआनजू में प्रवेश कर सकते हैं? हुआनजू असल में दो लोगों का एकांत स्थान है। शौर्यवर्धन ने आह भरते हुए सब कुछ साफ साफ बता दिया। दो लोगों का एकांत स्थान? नव्या का सिर चकराने लगा और शौर्यवर्धन की इस बात से वह लगभग डर के मारे सिहर गई थी। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुमसे छिपा रहा हूं। शौर्यवर्धन ने लाचारी से सांस छोड़ी और नव्या को समझाते हुए कहा, शुरुआत में मैं कभी हुआनजू में नहीं गया। तुम्हारे हुआनजू को संभालने के बाद मैं एक दो बार अंदर गया था। मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहता था लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। नव्या को लगा कि इस पल उसके दिल में उठ रहे भावनाओं के तूफान को बयां करने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। क्या सचमुच दो लोगों के एकांत स्थान जैसी कोई जादुई जगह हो सकती है? नन्ही हुआन र। नव्या को खुद को नजरअंदाज करते देख शौर्यवर्धन ने उसे मनाने के लिए हर तरह के प्यारे और आकर्षक पैंतरे आजमाए। वह लगातार नव्या का नाम पुकार रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद नव्या उन पर ध्यान दे। नव्या ने उन्हें घूर कर देखा, उसे बहुत ज्यादा झुंझलाहट हो रही थी। उसकी अपनी कोई निजता बची ही नहीं थी, यहाँ तक कि उसके सबसे निजी स्थान पर भी शौर्यवर्धन की नज़र थी और इस बात ने उसे बहुत नाराज कर दिया था।
नाराज मत हो। शौर्यवर्धन ने नव्या के कंधों को पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा और पूरी गंभीरता से कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें ये बात न बताकर मैंने गलती की है, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से सोचो। भविष्य में जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी, तुम बस हुआनजू में जाकर मुझे पुकार सकती हो। तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? नव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मेरे पास मौजूद हर चीज पर अपना नियंत्रण करना चाहते हो और मेरे लिए बिल्कुल भी कोई व्यक्तिगत स्थान नहीं छोड़ना चाहते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है? नव्या को इस तरह मुंह फुलाए हुए देखकर, लेकिन वह असल में उतनी नाराज नहीं थी, शौर्यवर्धन ने थोड़ी राहत की सांस ली। उन्हें सचमुच इस बात का डर था कि वह फिर से गुस्सा हो जाएगी और पिछली बार की तरह उन्हें नज़रअंदाज करने लगेगी, और फिर उन्हें सच में समझ नहीं आता कि वह किसके पास जाकर अपना दुखड़ा रोते। शौर्यवर्धन ने नव्या को अपनी बाहों में भर लिया और फुसफुसाते हुए कहा, सच कहूं तो शुरुआत में मेरी हुआनजू का इस्तेमाल करने की कोई योजना नहीं थी। तुमने ही पहले इसका इस्तेमाल किया था। उसके बाद मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, इसलिए मैं 2 बार हुआनजू में गया था। उसके बाद मैंने सच में कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। कौन जाने तुम्हारा क्या भरोसा? नव्या ने चिढ़ते हुए बड़बड़ाया, लेकिन वह सिर्फ थोड़ी झल्लाई हुई थी, सच में गुस्सा नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इसके अलावा सच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुमसे छिपा रहा हूं। बेशक, अगर भविष्य में तुम कुछ भी जानना चाहोगी तो बस मुझसे पूछ लेना और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। शौर्यवर्धन ने उसके मुलायम, लंबे बालों को सहलाते हुए बहुत प्यार से कहा। मैं इसके बजाय यहाँ के नज़ारे देखना पसंद करूंगी। नव्या शौर्यवर्धन की बातों का कोई सीधा जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अनजाने में ही उन्हें पीछे धकेला और मुड़कर आगे की तरफ चल दी। शौर्यवर्धन ने अपना हाथ बढ़ाया और नव्या को वापस अपनी ओर खींच लिया, फिर नीचे झुके और अपने होठों से उसके होठों को सील कर दिया। उन्होंने बिना किसी पूर्व चेतावनी के उसे चूम लिया था। नव्या ने शौर्यवर्धन को करीब से देखा, उनका चेहरा उसकी आंखों के सामने असीमित रूप से बड़ा हो गया था। हालांकि वह हमेशा उस पर इस तरह अचानक हमला करते थे, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई थी। किसी पर भरोसा करना और उस पर निर्भर रहने का चुनाव करना, हालांकि उसे थोड़ी बेचैनी महसूस होती थी, लेकिन वह अपने दिल की गहराइयों में छिपी भावनाओं को नकार नहीं सकती थी। और अब वह उन चीज़ों से दूर नहीं भागना चाहती थी जो वह सच में चाहती थी। एक ऐसा चुंबन जो मानो अनंत काल तक चलने वाला था। कुमारी, उधर देखिए, क्या वह 9वीं कुमारी और युद्ध राजकुमार नहीं है? मुख्य रास्ते पर कुछ देर चलने के बाद शियांग टिंगटिंग को लगा कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी जो उसकी शांति भंग कर रही थी, इसलिए वह शियाओ लान को लेकर एक पगडंडी पर चलने लगी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वे नव्या और शौर्यवर्धन से इस तरह टकरा जाएंगी। शियाओ लान के याद दिलाने के बाद स्वाभाविक रूप से शियांग टिंगटिंग ने भी ये दृश्य देख लिया। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, अपनी आवाज नीची रखो। शियाओ लान ने अनजाने में ही अपना मुंह ढक लिया और फुसफुसाते हुए बोली, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। 9वीं कुमारी आम दिनों में कितनी मासूम और पवित्र दिखती हैं, लेकिन यहाँ वह युद्ध राजकुमार के इतने करीब हो रही हैं। शियाओ लान। शियांग टिंगटिंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसने शियाओ लान की बात बीच में ही काटते हुए कहा, बकवास मत करो, 9वीं बहन उस तरह की इंसान नहीं है। नहीं, शियाओ लान ने उपहास करते हुए कहा, कुमारी आप बहुत नादान हैं। 9वीं कुमारी के धोखे में मत आइए। अगर वह इतनी चालाक नहीं होती तो क्या वह सबको इतनी बुरी तरह दबा पाती? क्या वह युद्ध राजकुमार को इस तरह अपने रूप के जादू में बांध पाती? बस करो, शियांग टिंगटिंग ने बेसब्री और गुस्से से कहा, मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहती। चलो यहाँ से। शियांग टिंगटिंग मुड़ी और वहां से चल दी। शियाओ लान को एहसास हो गया कि उसकी मालकिन सचमुच बहुत नाराज है, इसलिए वह जल्दी से उसके पीछे पीछे चल पड़ी। शियांग टिंगटिंग काफी दूर तक चलने के बाद रुकी और उसने मुड़कर उन दोनों को एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए और भावुक होकर चूमते हुए देखा। उसके अंदर एक ऐसी भावना उमड़ पड़ी जिसे वह ठीक से शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। जब नव्या और शौर्यवर्धन चोटी पर पहुंचे तो फैंगलिंग और बाकी लोग कुछ ही देर पहले वहां पहुंचे थे। ये समूह जिफेंग पवेलियन की ओर बढ़ा, सभी के चेहरों पर खुशी चमक रही थी। चौथी बहन कहाँ है? नव्या ने पूछा जब उसने देखा कि शियांग टिंगटिंग उनके साथ नहीं है। को र ने समझाया, चौथी कुमारी और शियाओ लान हमसे अलग होकर चले गए थे। उन्हें जल्द ही पहुंच जाना चाहिए। मैंने उनसे निशानों का पालन करने के लिए कहा था, वरना वे रास्ता भटक सकते हैं। हालांकि पगडंडियों पर खो जाना आसान है, लेकिन उनमें से कई को विकसित किया गया है और उन पर निशान लगाए गए हैं, इसलिए भले ही आप किसी दोराहे पर पहुंच जाएं, आप आमतौर पर रास्ता नहीं भटकेंगे। वे आ गईं। लतिका ने मुड़कर देखा और शियांग टिंगटिंग तथा शियाओ लान को उनके बगल वाली सड़क पर आते हुए देखा। उसने नव्या को याद दिलाने के लिए उस दिशा में इशारा किया। शियांग टिंगटिंग ने ऊपर देखा और नव्या को देखकर कोमलता से मुस्कुराए। जब वे पहुंचे तो शियांग टिंगटिंग ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है कि मैंने आपको इंतजार करवाया। नहीं,
हम भी बस थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं, नव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शियांग टिंगटिंग ने सिर हिलाया, उसकी नज़रें नव्या और शौर्यवर्धन के मजबूती से जुड़े हाथों पर पड़ीं, और उसे अभी भी एक अजीब सी भावना महसूस हो रही थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उसे याद आया कि नव्या ने उसे पहले क्या बताया था, और वह समझ नहीं पा रही थी कि अगर यह सब सिर्फ एक दिखावा था तो नव्या शौर्यवर्धन के इतने करीब क्यों थी। पहले जंगल में उसने जो देखा था उसे याद करके वह और भी उदास हो गई। उसे लगा कि वह जरूर पागल हो रही है, वह असल में शौर्यवर्धन के लिए बुरा महसूस कर रही थी। ये सोचकर कि नव्या शौर्यवर्धन के प्रति सच में ईमानदार नहीं थी, उसे बेहद असहज कर रहा था। शियांग टिंगटिंग को अचानक एहसास हुआ कि वह सच में अपनी छोटी बहन को बिल्कुल नहीं समझती थी, क्योंकि वह शौर्यवर्धन को पसंद न करने के बावजूद उनके इतने करीब हो सकती थी। आप कह सकते हैं कि वह कुछ हद तक नव्या से ईर्ष्या कर रही थी। नव्या ने शौर्यवर्धन की ईमानदारी को धूल के समान समझा, लेकिन उसका क्या? उसकी परवाह करने या उससे प्यार करने वाला कोई नहीं था। लोगों के बीच का यह अंतर सचमुच बहुत बड़ा है। अब जबकि सब लोग यहाँ हैं, तो चलो एक साथ चलते हैं, फैंगलिंग ने समूह से कहा। सभी ने सिर हिलाया और जिफेंग पवेलियन की ओर फैंगलिंग के पीछे पीछे चल दिए। जियून पीक की चोटी पर दृश्य बहुत शानदार है, पूरे रास्ते फूल खिले हुए थे। जहां वे इकट्ठे हुए थे वहां से जिफेंग पवेलियन तक की छोटी सी सैर मानो हजारों सुंदरताओं को देखने जैसा था। यहाँ से नज़ारा बहुत बढ़िया है, आप सीधे दूर तक देख सकते हैं, और त्यानिक्सिन शहर की रूपरेखा भी धुंधली सी दिखाई दे रही थी। जब वे जिफेंग पवेलियन पहुंचे तो वे और भी दूर तक देख सकते थे। कहते हैं कि यह सबसे ऊंचा बिंदु है। उधर देखो, तुम त्यानिक्सिन शहर देख सकते हो। को र ने बड़ी खुशी के साथ उस दिशा में इशारा किया। नव्या ने भी उधर देखा। ऊंचाई पर खड़े होकर कोई भी दूर तक देख सकता है, और जिफेंग पवेलियन इसके लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ खड़े होकर मुझे सचमुच इस दुनिया को ऊपर से देखने का एहसास हो रहा है। नव्या ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर घुमाकर अपने बगल में खड़े शौर्यवर्धन की ओर देखा। क्या तुम इस दुनिया को चाहती हो? शौर्यवर्धन ने पूछा। अगर मैं इसे चाहूं तो तुम जाकर दुनिया क्यों नहीं जीत लेते? नव्या हंस पड़ी। ये तो स्वाभाविक है, शौर्यवर्धन ने सिर हिलाया। अगर तुम इसे चाहोगी तो निकट भविष्य में ये सब तुम्हारा होगा। नव्या का दिल भर आया, लेकिन उसने केवल हल्की सी आह भरी और कहा, दुनिया को जीतने और उसे संभालने में बहुत मेहनत लगती है। मैं खुद को इतना नहीं थकाना चाहती। हालांकि शायद भविष्य में मैं बेई याओ को नष्ट करना चाहूंगी। बेई याओ? शौर्यवर्धन हैरान रह गए। हाँ, बेई याओ। नव्या ने सोचा कि अगर मुरोंगचू भविष्य में सम्राट बन गया तो वह निश्चित रूप से उसे उसकी मनमानी नहीं करने देगी। उसकी राय में मुरोंगचू के सम्राट बनने के दिन शायद अब दूर नहीं थे। वह धोखेबाज और चालाक आदमी शायद पहले से ही सिंहासन पर कब्जा करने की साजिश रच रहा होगा। ठीक है, शौर्यवर्धन ने बिना कोई कारण पूछे सहमति में सिर हिलाया। बाकी सबने पूरी तरह चकराए हुए उनकी बातचीत सुनी। केवल क्यूयू की आंखों में एक गहरी समझ थी, वह समझता था, वह नव्या की इस नफरत को अच्छी तरह समझता था। राजकुमार, नव्या, कृपया अपने प्यार का यूं दिखावा करना बंद करें। हम लोग, जिनके साथ कोई नहीं है, आखिर कैसा महसूस करेंगे? फैंगलिंग ने अपना मुंह ढकते हुए हल्की सी हंसी बिखेरी। शौर्यवर्धन ने फैंगलिंग को घूर कर देखा, जिसने अपनी जीभ बाहर निकाली, मुस्कुराई और एक तरफ हट गई। शुयंग ने धीरे से आह भरते हुए कहा, जब भी तुम चाहोगी, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। फैंगलिंग की मुस्कान गायब हो गई और उसने नाखुशी से कहा, रहने दो। मैं चाहूंगी कि तुम्हारे बजाय भाई क्यूई मेरा साथ दें। जब फैंगलिंग ने क्यूयू को अपने बगल में देखा तो उसने बड़ी आसानी से उसे एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर लिया। शुयंग का चेहरा तुरंत उतर गया, उसे एहसास हो गया कि वह क्यूयू की बराबरी नहीं कर सकता। राजकुमार, कुमारी नव्या, हम फिर मिल गए। समूह बातचीत और मजाक कर रहा था कि तभी उन्हें शांगगुआन यान की आवाज़ सुनाई दी। फैंगलिंग ने मुड़कर उन दोनों को देखा और उसके चेहरे के भाव तुरंत कड़वे हो गए। उसे हमेशा लगता था कि उनके इरादे ठीक नहीं थे, खासकर नव्या को लेकर, जैसे उनके मन में कोई छिपी हुई साजिश हो। ये फिर आ गए। ये तो उन भूतों की तरह हैं जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। फैंगलिंग की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के यह बात कह दी। उसकी ये बातें स्वाभाविक रूप से शांगगुआन यान और गोंगज्यू ने सुन ली थीं। गोंगज्यू पूरी तरह भावहीन रहा और उसने फैंगलिंग की बातों को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया। जहां तक शांगगुआन यान की बात थी, उसके चेहरे के भाव एक पल के लिए साफ तौर पर कठोर हो गए, लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। नव्या निशब्द थी। उसे हमेशा से यही लगता था कि गोंगज्यू बहुत ही रहस्यमयी और अथाह है, इसलिए वह अनजाने में ही उससे दूरी बनाकर रखती थी, ताकि कोई बेवजह की मुसीबत न खड़ी हो। हम पहले एक बार मिल चुके हैं और अब हम फिर से जिफेंग पवेलियन में टकरा गए हैं। इससे ये साबित होता है कि सचमुच आप दोनों के साथ हमारा बहुत गहरा नाता है। शांगगुआन यान ने मुस्कुराते हुए कहा।
नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, शांगुआन्यान, क्या तुम सीधे तरीके से बात नहीं कर सकते? शांगुआन्यान का चेहरा एक पल के लिए सुन्न पड़ गया और उसने लाचारी से कहा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि कुमारी नव्या मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगी, ठीक है। चौथे मास्टर गोंगज्यू और मैं यहाँ बस नज़ारों का आनंद लेने आए थे, ये पूरी तरह से महज एक इत्तेफाक था। हर कोई अपना अपना काम कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कोई परेशानी हो रही है। नव्या ने उसे एक बड़ी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जबकि शांगुआन्यान को एक अजीब सी झुंझलाहट महसूस हुई। शौर्यवर्धन मन ही मन बहुत खुश थे। उनकी नन्ही हुआन आखिरकार उनके पक्ष में खड़ी थी और अब उनका मिजाज सचमुच बहुत अच्छा हो गया था। शांगुआन्यान ने बेबस होकर अपना सिर हिलाया, एक आह भरी, और कहा, ठीक है, चलो विषय बदलते हैं। और कौन सा विषय हो सकता है? नव्या ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ऐसा नहीं था कि वह शांगुआन्यान के साथ झगड़ा करना चाहती थी, बल्कि बात यह थी कि शांगुआन्यान की बातें हमेशा उसे असहज महसूस कराती थीं। अगर हम एक दूसरे से टकरा गए तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शांगुआन्यान इसे जानबूझकर इस तरह से पेश कर रहा था जैसे ये सब पहले से तय हो, जिससे स्वाभाविक रूप से नव्या को चिढ़ हो रही थी। शांगुआन्यान को एहसास हो गया कि वह नव्या के सामने पूरी तरह अपनी इज्जत गंवा चुका है, इसलिए उसने बस इतना कहा, बात यह है कि कुछ ही दिनों में मेरे भतीजे का 1 महीने का जश्न होने वाला है, और आप ये रत तथा मेरे भतीजे की जीवन रक्षक हैं, इसलिए आपको इसमें जरूर आना चाहिए। नव्या को सच में समझ नहीं आ रहा था कि शांगुआन्यान क्या सोच रहा था। अगर वह जाती भी तो उसे निमंत्रण पत्र शियाओ परिवार की तरफ से भेजा जाता। शांगुआन्यान के इस मौखिक निमंत्रण का आखिर क्या मतलब था? मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि शियाओ परिवार निश्चित रूप से आपको निमंत्रण भेजेगा। शांगुआन्यान ने जल्दी से अपनी बात जोड़ी, शायद उसे एहसास हो गया था कि वह गलत बोल गया था। अगर मुझे निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊंगी, नव्या ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। युवा मास्टर शांगुआन की बात खत्म हो चुकी है, अब कृपया आप जा सकते हैं। लतिका ने उन्हें बेरहमी से वहां से चले जाने का आदेश दे दिया। लतिका, यह एक खुली जगह है, इसलिए फालतू बातें मत करो। नव्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी और लतिका को डांटा, जो आज्ञाकारी तरीके से चुपचाप पीछे हट गई। शांगुआन्यान एक पल के लिए अजीब स्थिति में पड़ गया और उसने झेपते हुए अपनी नाक खुजलाई। नव्या हल्की सी मुस्कुराई और बोली, युवा मास्टर शांगुआन और चौथे मास्टर गोंग के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है, वे हमेशा एक साथ रहते हैं। शांगुआन्यान का चेहरा पूरी तरह उदास हो गया। नव्या परोक्ष रूप से कह रही थी कि गोंगज्यू और शांगुआन्यान के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन उनके इस रिश्ते की गहराई दूसरों को सुनने में कुछ अजीब लग रही थी। कुमारी नव्या, अपने शब्दों पर ध्यान दें, शांगुआन्यान ने दांत पीसते हुए कहा। नव्या पूरी तरह से मासूम दिख रही थी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। शांगुआन्यान निशब्द रह गया। उसे बेहतर पता होना चाहिए था। नव्या से बहस करना आफत मोल लेने जैसा था। उसे नव्या की वाक्पटुता का अंदाजा पहले ही हो जाना चाहिए था। वह काले को सफ़ेद साबित कर सकती थी। वह आखिर कर भी क्या सकता था? शांगुआन्यान की हताशा और बढ़ गई। उसने मुड़कर गोंगज्यू को देखा, लेकिन उसने पाया कि गोंगज्यू सिर झुकाए हुए किसी गहरी सोच में डूबा था। शांगुआन्यान ने मन ही मन आह भरी, भला लोगों को गुस्सा करना क्यों नहीं आता। खैर, वह जानता था कि गोंगज्यू को कभी भी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वह ये भी जानता था कि नव्या के प्रति गोंगज्यू का ध्यान साधारण से कहीं ज़्यादा था, जो उसे हमेशा उलझन में डाल देता था। फैंगलिंग ने उलझन में उसी रास्ते की ओर देखा जहां से वे आए थे, और कहा, मुझे याद है कि जब हम यहाँ आए थे तो हम अकेले नहीं थे, तो अब चोटी पर सिर्फ हम ही कैसे बचे हैं। फैंगलिंग की यह बात सुनते ही बाकी लोगों का ध्यान भी इस बात की तरफ गया। नव्या रास्ते में शांगुआन्यान और गोंगज्यू को छोड़कर किसी और से नहीं मिली थी, इसलिए उसे ठीक से नहीं पता था कि यहाँ कितने लोग आए थे। दूसरी ओर फैंगलिंग और बाकी लोग मुख्य सीढ़ियों से लेकर चोटी तक आए थे, और यद्यपि उन्हें रास्ते में बहुत से लोग नहीं मिले, लेकिन वे कुछ लोगों से तो जरूर मिले थे। हम बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और हमारे आगे बहुत से लोग थे, तो अब यहाँ सिर्फ हम ही क्यों हैं? लतिका ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। नव्या समझ गई कि वे क्या कह रहे थे। उनका मतलब था कि बहुत से लोग उनसे पहले चोटी पर पहुंच चुके थे, लेकिन अब चोटी पूरी तरह से सुनसान थी। ये बहुत ही ज्यादा अजीब है ना? नव्या खुद को रोक न सकी और उसने अपना सिर घुमाकर शौर्यवर्धन की ओर देखा। शौर्यवर्धन ने अपनी भौहें सिकोड़ी, अनजाने में ही नव्या के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे याद दिलाया, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा हाथ मत छोड़ना। ठीक है। नव्या ने सिर हिलाया और स्वाभाविक रूप से शौर्यवर्धन का हाथ कसकर पकड़ लिया। गोंगज्यू की नज़र नव्या और शौर्यवर्धन के आपस में जुड़े हाथों पर पड़ी और उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई, जो मानो मजाक उड़ा रही थी, लेकिन साथ ही लाचार भी थी। क्या हुआ? नव्या ने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल अचानक जम सा गया था। वे सब लोग कहाँ गए? चलो चलकर देखते हैं, गोंगज्यू ने सबसे पहले कहा।
उसने अपनी कलाई को झटका दिया और उसकी हथेली से एक छोटा पक्षी उड़कर बाहर निकला जो आसपास की खोजबीन करने चला गया। फैंगलिंग ने हल्की सी हुंकार भरी और कहा, मेरे पास भी मददगार हैं। ये कहते हुए फैंगलिंग ने अपनी छोटी बांसुरी उठाई और कुछ धुनें बजाईं, लेकिन कुछ सुर बजने के बाद भी एक भी पक्षी उड़कर वहां नहीं आया। फैंगलिंग ने अपनी बांसुरी दूर रख दी और गंभीर चेहरे के साथ चारों ओर देखने लगी। क्या हुआ? शुयंग ने चिंतित होकर पूछा। 10 मील के दायरे में हमारे अलावा कोई भी जीवित प्राणी नहीं है, फैंगलिंग ने समझाया। उसकी बांसुरी का कोई जवाब नहीं आया था, जिसका मतलब था कि उनके समूह के अलावा इस क्षेत्र में कोई और जीवन नहीं था। फैंगलिंग की इन बातों ने स्वाभाविक रूप से नव्या का ध्यान अपनी ओर खींचा। आखिर हुआ क्या था? गोंगज्यू ने भारी आवाज में कहा, जब सफ़ेद पक्षी लौटेगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। फैंगलिंग ने रूखेपन से कहा, तुम्हारा सफ़ेद पक्षी उड़ गया है और मुझे डर है कि वह वापस नहीं आएगा। तुम्हें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। गोंगज्यू चिंतित नहीं था, उसने बस इतना कहा, मुझे बाई नियाओ सफ़ेद पक्षी पर भरोसा है। फैंगलिंग ने गोंगज्यू की तरफ देखा, लेकिन वह इस समय उससे बहस करने के मूड में नहीं थी। नतीजा कुछ ही पलों में साफ हो जाएगा। समूह ने कुछ देर वहीं इंतजार किया और जल्द ही क्षितिज से एक सफ़ेद परछाई उनकी ओर उड़ती हुई आई। सफ़ेद पक्षी वापस आ गया है, शांगुआन्यान ने आश्चर्य से कहा। लेकिन जल्द ही उन सभी के चेहरे के भाव बदल गए। जब सफ़ेद पक्षी उड़कर वापस आया तो उसके पीछे लाल रंग की अज्ञात उड़ने वाली चीज़ों का एक समूह था जो धीरे धीरे सफ़ेद पक्षी के करीब आता जा रहा था। सफ़ेद पक्षी ने हताशा में उड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बचकर नहीं निकल सका। अंततः जब वह समूह के बहुत करीब पहुंच गया तो वह अपने पीछे मौजूद उस लाल रंग से पूरी तरह घिर गया और हवा में गायब हो गया। वह लाल रंग एक बादल जैसा लग रहा था, लेकिन वह बेहद जीवंत और खून जैसा लाल था, जिसमें एक मनमोहक और लुभावनी सुंदरता थी। सफ़ेद पक्षी, शांगुआन्यान ने आश्चर्य से चीखते हुए कहा। एक पूरी तरह से स्वस्थ सफ़ेद पक्षी को उस लाल द्रव्यमान द्वारा पूरी तरह से निगले जाते हुए बेबस होकर देखना और उसे बचाने का कोई रास्ता न होना सचमुच एक बेहद निराशाजनक एहसास था। गोंगज्यू की आंखें भी ठंडी पड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाई नियाओ सफ़ेद पक्षी को केवल आगे की टोल लेने के लिए भेजने का ये नतीजा होगा। वह क्या है? ये बहुत डरावना लग रहा है, को र ने चिल्लाते हुए कहा। वहां मौजूद सभी लोगों में को र ही एकमात्र ऐसी थी जिसके पास अपनी रक्षा करने की कोई क्षमता नहीं थी। ये देखकर को र ने तुरंत अपना आपा खो दिया और उसकी आवाज़ में भारी घबराहट थी। फैंगलिंग उस लाल बादल को घूरती रही। उसने देखा कि वह उनके ऊपर मंडरा रहा है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। धीरे धीरे लाल बादल फिर से बिखरने लगे और एक आकार लेने लगे। सब लोग सावधान रहें, यह एक रक्तस्कंदन चमगादड़ है, फैंगलिंग ने स्थिति को देखकर खतरे की घंटी बजाते हुए कहा। उसका सबसे बड़ा कौशल सभी जीवित प्राणियों के साथ संवाद करना था, लेकिन अभी अभी वह किसी भी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ थी। जिस क्षण लाल बादल बिखरा, उसे रक्तस्कंदन चमगादड़ों की जीवन ऊर्जा का एहसास हुआ और उसने तुरंत उस लाल बादल की उत्पत्ति का पता लगा लिया। फैंगलिंग की बात खत्म होते ही रक्तस्कंदन चमगादड़ पहले से ही बाहर की ओर फैल रहे थे। वह लाल बादल धीरे धीरे फैलने लगा और उसने उनके सिर के ऊपर की पूरी जगह को ढक लिया। फिर एक फुफकार के साथ वह लाल बादल टूट गया और उनके ऊपर की लाल चमक पल भर में हजारों हजार खून जैसे लाल चमगादड़ों में बदल गई, जो सचमुच एक भयानक दृश्य था। आह! को र डर के मारे चीख पड़ी। लतिका ने अपना हाथ बढ़ाया और को र को खींचकर अपने पीछे कर लिया। नव्या भी बुरी तरह चौंक गई। लाल चमगादड़ों का वह विशाल झुंड जो उसके ऊपर दबाव बना रहा था, काफी खौफनाक था। नव्या ने अपना सिर घुमाकर शौर्यवर्धन की ओर देखा, लेकिन उसने पाया कि उनके चेहरे पर एक शांत भाव था, जैसे उन्हें इन चमगादड़ों की कोई परवाह ही न हो। क्या तुम कोई कदम नहीं उठाने वाले हो? नव्या ने पूछा। शौर्यवर्धन ने नव्या की तरफ देखा और कहा, तुम अकेले ही काफी हो। मैं, नव्या ने अविश्वास के साथ अपनी ओर इशारा करते हुए कहा। रक्तस्कंदन चमगादड़ का तत्व अग्नि है और जल अग्नि का प्रतिरोध करता है। क्या तुमने हाल ही में अपनी जल प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत नहीं किया है? यह एक अच्छा मौका है, शौर्यवर्धन ने उसे याद दिलाया। तो बात यह है, नव्या तुरंत समझ गई, शौर्यवर्धन उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का मौका दे रहे थे। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत प्रचुर मात्रा में है। यदि तुम इसका सही तरीके से उपयोग कर सको तो जल आध्यात्मिक शक्ति के पहले स्तर को पार करना कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। गहन ऊर्जा की तरह आध्यात्मिक शक्ति के भी स्तर होते हैं। हालांकि गहन ऊर्जा के स्तर गहन प्रशिक्षु, गहन योद्धा, गहन गुरु आदि में विभाजित होते हैं, जबकि आध्यात्मिक शक्ति के स्तर केवल रैंक में विभाजित होते हैं। जो आध्यात्मिक साधक 10वीं रैंक को पार कर लेते हैं, उन्हें आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। पूरे महाद्वीप में ऐसे केवल मुट्ठी भर आध्यात्मिक साधक ही हैं जिन्हें आध्यात्मिक गुरु कहा जा सकता है।
शौर्यवर्धन ने नव्या को कोमल नजरों से देखा। उन्हें नव्या पर पूरा भरोसा था और वे आश्वस्त थे कि वह सफल होगी। वे बस इतना कर सकते थे कि उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करें। जब तुम सफल हो जाओ तो अग्नि आत्मा पशु को बाहर निकाल लेना। रक्तस्कंदन चमगादड़ों की अग्नि आध्यात्मिक शक्ति अग्नि आत्मा पशु की बहुत मदद करेगी, शौर्यवर्धन ने उसे फिर से याद दिलाया। नव्या ने बार बार सिर हिलाया। उसने शौर्यवर्धन का हाथ छोड़ दिया और एक जल स्रोत संरचना बनाना शुरू कर दिया। इस बारे में बात करें तो उसे सचमुच किसी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर वह नहीं होता तो उसे इतनी सारी संरचनाओं के बारे में पता ही नहीं चलता। जल स्रोत संरचना धीरे धीरे ऊपर उठी और प्रकाश की एक पारदर्शी दीवार लंबी होकर खड़ी हो गई, जो ऊपर तक फैलते हुए उनके स्थान को एक सीलबंद जगह में बदल रही थी। नव्या संरचना के केंद्र में स्थित थी। वह पालथी मारकर बैठ गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और जल आधारित आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित करने लगी। आध्यात्मिक शक्ति और गहन ऊर्जा के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि गहन ऊर्जा गति पर निर्भर करती है, जबकि आध्यात्मिक शक्ति स्थिरता पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में, हुआन जिन गहन ऊर्जा मार्शल आर्ट तकनीकों के माध्यम से अपना चमत्कार दिखाती है, जबकि आध्यात्मिक शक्ति मुख्य रूप से मानसिक ऊर्जा के माध्यम से काम करती है, जो सभी गतियों को नियंत्रित करने के लिए स्थिरता का उपयोग करती है। जैसे जैसे रक्तस्कंदन चमगादड़ करीब आते गए, सभी की सांसें अटक गईं। बूम बूम बूम, रक्तस्कंदन चमगादड़ तेजी से नीचे की ओर झपटे और प्रकाश की एक अदृश्य दीवार से टकराए, जिससे कई आवाजें पैदा हुईं और उसके बाद चमगादड़ों की चीखें गूंज उठीं। ये आवाजें इतनी तीखी थीं कि दिन के उजाले में भी किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दें। ये चमगादड़ कितने भयानक हैं। को र ने डरते हुए लतिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। लतिका ने निशब्द होते हुए कहा, डरो मत। अगर कुछ हुआ तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। खुद को इस तरह मत डराओ। को र ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, यह चीज सच में बहुत डरावनी लग रही है। लतिका ने बेबस होकर अपना सिर हिलाया। ये डरपोक लड़की भी ना, सच में। गोंगज्यू की नज़र नव्या पर पड़ी और उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसका कोई कदम उठाने का इरादा नहीं था, खासकर तब जब नव्या ने खुद मोर्चा संभाल लिया था। वह भी हैरान था। ये जल स्रोत संरचना केवल अत्यंत शुद्ध जल तत्व शक्ति से ही बनाई जा सकती थी, और इसे अत्यंत शुद्ध जल तत्व शक्ति का समर्थन भी चाहिए था, वरना इसमें कोई ताकत ही नहीं बचती। लेकिन नव्या ने सच में ये कर दिखाया था। गोंगज्यू नव्या की असल पहचान पर शक किए बिना नहीं रह सका। क्या वह सच में सिर्फ प्रधानमंत्री की वैध बेटी है? लेकिन उसकी नज़र में एक साधारण महिला के पास इतनी शक्ति होना मुमकिन नहीं था। नव्या की पृष्ठभूमि जरूर असाधारण रही होगी। मन बनाने के बाद गोंगज्यू ने गुप्त रूप से कुछ बातों का फैसला किया। जब उसने नव्या से अपनी नज़रें हटाईं तो वह अपने बगल में खड़े शौर्यवर्धन की ओर मुड़ा। शौर्यवर्धन नव्या के बगल में खड़े थे, उनकी नज़रें नव्या से एक पल के लिए भी नहीं हट रही थीं। या यूं कहें कि ऐसा लग रहा था मानो उन्हें नव्या के अलावा कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा हो। ये देखकर गोंगज्यू को बहुत अजीब और मनोरंजक लगा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि शौर्यवर्धन की भी कोई कमजोरी हो सकती है। नव्या ने अपनी जल आधारित आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित किया और उन्हें घेरने वाली प्रकाश की दीवारों से नीले रंग की झलक के साथ प्रकाश की किरणें ऊपर की ओर घूमीं, जो बर्फ के नुकीले स्पाइक्स में बदल गईं और धीरे धीरे रक्तस्कंदन चमगादड़ों के करीब पहुंच गईं। रक्तस्कंदन चमगादड़ लगातार नीचे की ओर टकराते रहे, लेकिन हर बार वे बर्फ के स्पाइक्स द्वारा रोक दिए जाते थे। समय के साथ रक्तस्कंदन चमगादड़ घावों से भर गए और उनके खून ने पारदर्शी प्रकाश की दीवार को दागदार कर दिया, जो धीरे धीरे फैलती गई और गहरे लाल रंग में बदल गई। नव्या के शरीर से एक हल्का नीला प्रभामंडल निकलने लगा, जो एक ताजगी भरी खुशबू के साथ धीरे धीरे बाहर की ओर फैलने लगा। हर किसी ने तरोताजा और तनाव मुक्त महसूस किया। अब उन्हें बाहर के रक्तस्कंदन चमगादड़ों की परवाह नहीं थी, जैसे कि वे अब कोई खतरा ही न हो। वाह, कुमारी पर नीली रोशनी कितनी सुंदर लग रही है। को र ने आश्चर्य से कहा। उसकी आवाज ने तुरंत सभी का ध्यान नव्या की ओर खींच लिया। लिंगलोंग ने अनुमान लगाया, क्या कुमारी अपने आध्यात्मिक स्तर को पार करने वाली हैं? कुमारी की क्षमता असीमित है, इसलिए उनके लिए स्तर पार करना सामान्य बात है ना? लतिका ने सहजता से कहा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। कुमारी सबसे अच्छी हैं। को र ने प्रशंसा करते हुए कहा। अन्य लोग उन तीनों लड़कियों को आपस में फुसफुसाते हुए सुनकर निशब्द रह गए। वे जानते थे कि उनकी मालकिन सक्षम है, लेकिन क्या सच में इस बात पर इतनी बार जोर देना जरूरी था? टूट जा! नव्या ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और कोमलता से चिल्लाए। जल स्रोत संरचना जमीन से उठी और सीधे ऊपर की ओर चल दी। बैंग बैंग बैंग, कई जोरदार धमाकों और रक्तस्कंदन चमगादड़ों की कर्कश चीखों के साथ जल स्रोत संरचना ने रक्तस्कंदन चमगादड़ों को आसमान में उड़ा दिया। रक्तस्कंदन चमगादड़ जल्दी से एक लाल बादल में बदल गए और भागने लगे। नव्या फिर खड़ी हुई, उसने अपनी आस्तीन झटकारी और अग्नि आत्मा पशु बाहर निकला और सीधे उस लाल बादल का पीछा करने के लिए दौड़ पड़ा।
आसपास का माहौल अचानक रोशन हो गया और वह दमघोंटू वातावरण पल भर में गायब हो गया। यह क्या हो रहा है? हम अभी कहाँ थे? इस अचानक आए आवाज ने नव्या और बाकी लोगों को चौंका दिया। अचानक जिफेंग पवेलियन के आसपास बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए। ये और कोई नहीं बल्कि वही लोग थे जो पहले यहाँ नज़ारों का आनंद ले रहे थे। फैंगलिंग नव्या के पास गई और उसे थम्स अप अंगूठा दिखाते हुए कहा, नव्या, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। शुक्रिया, नव्या ने फैंगलिंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। शौर्यवर्धन ने आगे बढ़कर नव्या का हाथ थाम लिया। उन्हें लगा कि उसकी हथेली थोड़ी ठंडी थी, इसलिए उन्होंने अनजाने में ही अपनी पकड़ मजबूत कर ली। नव्या मुड़ी, शौर्यवर्धन की ओर देखा और उन्हें एक राहत भरी मुस्कान दी। बधाई हो, आध्यात्मिक शक्ति का पहला स्तर, शौर्यवर्धन ने धीमी आवाज में कहा। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, नव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर शौर्यवर्धन ने उसे याद नहीं दिलाया होता तो स्वाभाविक रूप से उसे यह पता ही नहीं चलता कि ये व्यावहारिक अनुभव उसकी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। ये देखकर कि सब कुछ शांत था और सभी लापता लोग वापस आ गए थे, शांगगुआन यान ने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा, ये सब लोग ठीक कैसे हैं? फैंगलिंग ने अपना चेहरा सिकुड़ते हुए पलट कर कहा, क्या तुम यह उम्मीद कर रहे थे कि हमेशा कोई न कोई समस्या ही रहे? ये किस तरह की मानसिकता है? मैं, शांगगुआन यान का चेहरा दुखी हो गया। वह बस ये पूछना चाहता था कि बाकी सब लोग कैसे ठीक थे जबकि बाई नियाओ सफ़ेद पक्षी वापस नहीं आया था। तुम्हारा क्या मतलब है ऐसी बातें कहने का? ये सभी लोग बेकसूर हैं, यह महज उनकी किस्मत है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ और फिर भी तुम ऐसी बातें कह रहे हो। मेरे कहने का वह मतलब नहीं था, शांगगुआन यान ने लाचारी से सफाई दी। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? फैंगलिंग ने पलटकर जवाब दिया। तुमने खुद अपने मुंह से ये बातें कही हैं और फिर भी तुम में हमें ये बताने की हिम्मत है कि तुम्हारा वह मतलब नहीं था। शांगगुआन यान को लगा कि वह फैंगलिंग के साथ बिल्कुल भी बहस नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, रहने दो, एक अच्छा आदमी किसी महिला से बहस नहीं करता, मैं तुमसे इतनी बहस नहीं करूंगा। फैंगलिंग ने उसे घूर कर देखा और पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। फैंगलिंग और शांगगुआन यान को बहस करते देख शुयंग जल्दी से फैंगलिंग को शांत करने के लिए आगे आया और बोला, लिंग, तुम ऐसे लोगों से बहस करके अपना आईक्यू नहीं गिरा सकती हो। फैंगलिंग ने शुयंग की ओर देखा। हालांकि वह अभी भी थोड़ी उदास थी, लेकिन उसे अब काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था। शांगगुआन यान और भी ज़्यादा हताश हो गया। उसने ऐसा क्या किया था जो उसके साथ ऐसा हो रहा था? नव्या तो पहले से ही उसकी दुश्मन बनी हुई थी, लेकिन न जाने कहाँ से टपकने वाली यह छोटी लड़की भी उससे इतनी दुश्मनी क्यों मोल ले रही थी? वह लगातार ताने मार रही थी, ये सच में असहनीय था। अगर तुम जानते हो कि तुम उनके सामने नहीं टिक सकते तो बोला ही मत करो, गोंग ज्यू ने शांगगुआन यान की तरफ देखते हुए कहा। शांगगुआन यान ने खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता? क्या तुमने मुझे गलत सुन लिया? क्या तुम बेवकूफ़ हो? लिंगलोंग खुद को रोक नहीं पाए और शांगगुआन यान को पलटकर जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हारे जैसा एक बड़ा आदमी इतनी छोटी सी बात पर एक लड़की से बहस कर रहा है? तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? लिंगलोंग ने नफरत भरे लहजे में कहा। मैं, शांगगुआन यान फिर से निशब्द हो गया। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी अनजाने में उसके दिमाग में यह बात आई कि लिंगलोंग भी तो एक महिला है। उसने मन ही मन गहरी हताशा महसूस की, आखिर नव्या के इर्द गिर्द किस तरह के लोग जमा हैं? यह आखिर हो क्या रहा है? नव्या ने अपना सिर घुमाया और शौर्यवर्धन से पूछा। वह भी यह जानना चाहती थी कि ये लोग बिना किसी कारण के कैसे गायब हो सकते थे और फिर अचानक बिना खरोंच के कैसे लौट सकते थे।